नमस्कार दोस्तों, तर्क दृष्टि चैनल पर पॉलिटी फाउंडेशन बैच 2026 में आप लोगों का स्वागत है। ये जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो चैप्टर फर्स्ट था, अर्थव्यवस्था एक परिचय, पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन, जो हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था। जो दूसरा चैप्टर है, ये जो चैप्टर है संवैधानिक विकास के चरण हैं, और इसमें हम लोग दो पार्ट में इसे डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें भी दो वीडियो बनेगी, दो वीडियो इसमें और दो वीडियो इसमें करके बनाएंगे, क्योंकि एक ही बार में कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसके वजह से हम लोग दो दो पार्ट में इसे डिवाइड करके देखेंगे। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का जो क्लास है वो है संवैधानिक विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी जो संवैधानिक जो विकास किस तरह से हुआ, हमारा जो संविधान है वो किस तरह से बना, ये इस उसके विकास में किस तरह ये सारी जो अधिनियम है किस तरह इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं? दो पार्ट में। पहला जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों के द्वारा, एक्ट पास अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, किसके अंतर्गत पास हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये 1773 से लगा 1853 तक है, 1773 से लगा 1853 तक है। और दूसरे जो जो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम द्वारा, यानी एक्ट पास अंडर द ब्रिटिश क्राउन, एक्ट पास अंडर द ब्रिटिश क्राउन, यानी 1858 से लगा 1947, यानी जब भारत आजाद हुआ तब तक का। तो हम इन दो पार्टों में करके, इन दो पार्ट में करके हम इसको पढ़ते हैं, संवैधानिक विकास के चरण को। तो चलिए हम लोग पहले पार्ट को अच्छे से समझते हैं, इसको इसको देखते हैं, इसको अलग से हम लोग देखते हैं। अभी इसको ऊपर मैं लिख दे रहा हूं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम को हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और इसमें क्या क्या चीजें हैं, कुछ प्रोविजंस जो दिए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजंस, जो प्रावधान कुछ किए गए थे, वो प्रावधान यहाँ पर लिखे गए हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रावधान था जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी उसमें बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को शामिल कर लिया गया। उसमें क्या कर लिया गया? बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को शामिल कर लिया गया। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाली परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल व 4 सदस्य, यानी इन दोनों को मिलाकर कितने हो जाएंगे? टोटल 5। इन दोनों को टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 5। गवर्नर जनरल एक खुद हो गया, और एक चार सदस्यों वाली जो परिषद रहेगी, उन दोनों को मिलाकर कितने हो गए? 5 सदस्य हो जाएंगे टोटल। तो इनका गठन किया गया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और स्थापना के प्रावधान किए गए, और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। और इसके सबसे पहले जो मुख्य जो न्यायाधीश थे वो थे एलिजाह एम्पे, सर एलिजाह एम्पे उनका पूरा नाम है, सर एलिजाह एम्पे। बंगाल, बिहार व उड़ीसा तीनों का अधिकार क्षेत्र इनको प्राप्त था। जो सुप्रीम कोर्ट, जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था, वो बंगाल, बिहार व उड़ीसा तीनों का अधिकार क्षेत्र उन्हें प्राप्त था। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कंपनी के जो कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और रिश्वत के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। निजी व्यापार और रिश्वत के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। किनको? जो सरकारी, जो कंपनी के कर्मचारी थे
उनको निजी व्यापार मतलब अपने खुद से वो व्यापार नहीं कर सकते थे, वो कंपनी के हित में ही सारी जो व्यापार जो करना रहेगा वो कंपनी के हित में ही करेंगे, अपना खुद व्यापार नहीं कर सकते थे। रिश्वत के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी भारतीय लोगों से रिश्वत लेते थे। इससे ये तो पता चलता है ना कि भारतीय लोगों से रिश्वत लिया जाता था, जिसके लिए उसमें प्रावधान किया गया, तो उसमें प्रतिबंधित किया गया। लेकिन कितनी जमीनी स्तर पर कितना अच्छे तरीके से काम किया, इसको तो उस टाइम के लोग ही बता पाएंगे। अब रही बात एक्ट ऑफ सेटलमेंट की, सेकंड ध्यान दीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला एक्ट था, और दूसरा जो है वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसका जो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस लिए लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ जो कमियां थी, उसको कुछ कमियां थी, कुछ इसमें प्रोविजन नहीं किए गए थे, उसको उसी को सुधारने के लिए ये लाया गया था। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? कलकत्ता की जो सरकार थी, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। जो कलकत्ता की सरकार को क्या किया गया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। दूसरा क्या था? गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की जो परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय जो यहाँ पर बना था 1774 में, सुप्रीम कोर्ट का जो बना था, उसके संबंधों के बीच सीमांकन किया गया। सीमांकन किया गया, इसके पहले सीमांकन नहीं किया गया था, इसके पहले सीमांकन नहीं किया गया था, बस सुप्रीम कोर्ट बना दी गई थी। लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या हुआ? कलकत्ता सरकार को सॉरी, गवर्नर जनरल की परिषद, परिषद यही जो 4 सदस्य, कहाँ गया ये 4 सदस्यों वाली जो परिषद थी, 4 सदस्य गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली जो परिषद थी, उसके बीच और सर्वोच्च न्यायालय के संबंधों के बीच क्या किया गया? सीमांकन किया गया कि आपका दायरा ये रहेगा, आपका दायरा ये रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दी गई कि वो कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते थे। और कब कार्यवाही नहीं कर सकते थे? जब सरकारी जो अधिकारी हो, अधिकारी की हैसियत से जब काम करे, कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है सरकारी अधिकारी की हैसियत से जब काम करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते थे, ये रोक लगा दी गई। तीसरा जो एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। यहीं से द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई। किस चीज की? द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। निदेशक मंडल जो था, निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास किसकी शक्ति थी? व्यापारिक मामलों के लिए, व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिम्मेदार था, यानी इसकी अधीक्षण यानी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी किसकी थी? निदेशक मंडल की थी। नियंत्रण बोर्ड यानी राजनीतिक मामलों के लिए, राजनीतिक मामलों के लिए कौन जिम्मेदार था? नियंत्रण बोर्ड, यानी राजनीतिक मामलों से जो भी चीजें देखी जाएंगी वो किसकी जिम्मेदारी रहेगी? नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारी रहेगी। यहां से ये पता चलता था कि 2 स्तरों पर शासन व्यवस्था चल रही है। निदेशक मंडल कौन देखेगा? निदेशक मंडलों की क्या जिम्मेदारी रहेगी? व्यापारिक मामलों की निगरानी करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, जो भी सारी काम रहेंगे वो सारे काम किसके रहेंगे? निदेशक मंडल के। और नियंत्रण बोर्ड के काम क्या रहेंगे? राजनीतिक मामलों की जितनी भी उसकी मॉनिटरिंग करनी हो या उससे मामले जो जुड़े जो भी मामले रहेंगे वो कौन देखेगा? नियंत्रण बोर्ड देखेगा। सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। हाँ, इस पिट्स इंडिया एक्ट में अभी तक इन दोनों एक्ट में ये नहीं कहा गया था कि जो कंपनी की जो क्षेत्र है, कंपनी जिस पर अधिकार कर रही है, वो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है, वो कंपनी के क्षेत्र थे। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में ये कहा गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये कहा गया कि जो ये कंपनी के जो क्षेत्र हैं, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्षेत्र हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्षेत्र हैं, वो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। उसको क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया।
ब्रिटिश सरकार को भारत के में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ। तो ब्रिटिश सरकार को क्या इससे मिला कि भारत में जो कंपनी है उसकी और प्रशासन संबंधी जो भी प्रशासनात्मक कार्यवाही जो भी होगी वो उस पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। इसमें कहा, ये देखिए इसमें कितने थे, 4 सदस्य थे, इसको लेकर ना 5 सदस्य थे, लेकिन इसमें जो 4 सदस्य थे उनको घटाकर कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। तो ये रहा पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे चार्टर एक्ट को हम लोग देखेंगे। चार्टर एक्ट 1813, 1833 और 1853 को हम लोग देखेंगे, उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके जो महत्वपूर्ण प्रोविजंस रहेंगे, महत्वपूर्ण जो प्रावधान रहेंगे उसमें हम लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टॉपिक से रिलेटेड टीपीपी यानी टॉपिक प्रैक्टिस पेपर, डीपीपी नहीं है, टीपीपी यानी टॉपिक प्रैक्टिस पेपर आप लोगों को मिलेंगे। आपको वो जाकर क्वेश्चन को सारे को 10 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, 10 क्वेश्चन को आप लोगों को लगाना है। और 10 क्वेश्चन लगाने के बाद अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिए। और जो क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन जरूर रहेंगे। 10 क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन रहेगा, उस सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, वहां से कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। और उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर साझा करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।